बाजार के उस कोने पर जहां सुबह की चाय की प्यालियां और मसालों की सुगंध एक साथ मिलती थी, वहीं मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने गधे के साथ बैठे हुए थे। गधा ऐसा नहीं था कि लोग उसे केवल बोझ समझते हों। उसकी आंखों में कुछ समझदारी थी और उसकी चाल में एक अजीब सी धीमी गति थी जो हरड़ के पेड़ के नीचे बैठी उम्रदराज कहानियों जैसी लगती थी। मुल्ला का मन उस दिन किसी नए खेल की तलाश में था। उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग हंसे भी और कुछ सोचे भी। इसी सोच के साथ एक नए नाटक का बीज उसने अपने मन में बो दिया। अकबर के दरबार की खबरें गांव तक पहुंच चुकी थी। महल में नए नियम बने और पुराने रस्मों पर बहस चल रही थी। मुल्ला ने महसूस किया कि लोग, चाहे वे राज दरबार के चपरासी हों या गांव के मिट्टी पर चलने वाले किसान, हर किसी के मन में एक ही तरह की थकान और महत्वाकांक्षा बस गई है। उसने सोचा कि अगर किसी दिन राजा बनना इतना आसान हो सकता है तो शायद किसी को राजा बनने के पीछे के ढोंग का एहसास भी कराया जा सके। और बस यही विचार उसे थपकी देता रहा कि आज कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग अपने रूपों की नकाबें उतारें और हंसी के साथ सोचे भी। उसने सबसे पहले अपने गधे की अच्छी तरह तैयारी की। गधे को उसने नहीं बदला, बल्कि गधे के अंदर मौजूद सच्चाई को सामने लाने की योजना बनाई। उसने गधे को अच्छी तरह स्नान कराया, उसकी खाल को धीरे से सहलाया और माथे पर एक छोटा सा मुकुट बनाया जो सोने सी चमक नहीं देता था, पर लोगों की आंखों में जीवंतता भर देता था। मुल्ला ने बाजार में ऐलान कर दिया कि अगले दिन वो अपने गधे को राजा बनाकर पूरे गांव में घुमाएगा। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर हंसे और फिर उत्सुक हो गए कि आखिर ये तमाशा कैसा होगा। अगली सुबह चौक पर भीड़ जुट गई। बच्चे अपने सिरों पर टोपियां पहनकर आए। महिलाएं साड़ी के किनारे पर हाथ रखकर खड़ी थीं और कुछ बुजुर्ग अपनी छड़ी के सहारे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। मुल्ला ने एक छोटी सी तख्ती बनाई जिस पर लिखा था, आज का नवराजा। गधा सज-धज कर तैयार था। मुल्ला ने उसे बड़े सम्मान से बैठाया, उसके सामने एक छोटा सा सिंहासन रखा और खुद अपनी हंसी पर काबू पाकर मंच की तरफ बढ़ गया। महाराज आते हैं, उसने ठहाका मारते हुए घोषणा की। भीड़ में हल्की सी सरकन हुई। कुछ लोग ताली बजाने लगे और कुछ नजरों से देख रहे थे कि मुल्ला क्या करेगा। वो जानता था कि यहां नाटक हंसी के साथ शिक्षा भी देगा। उसने कुछ मंत्री भी बनाए, कुछ बच्चे जिन्होंने रंगीन कपड़े पहने थे और कुछ करीबी दोस्तों को उसने गंभीर चेहरा लगाने के लिए कहा। सारा खेल यथार्थ और मजाक के बीच झूलता रहा। कहानी का असली मोड़ तब आया जब मुल्ला ने गधे से ऐसी बातें करवाई जिन्हें सुनकर हर आदमी अपने आप से पूछने लगा कि वो क्या कर रहा है। मुल्ला ने गधे के प्रति अधिकारपूर्ण लेकिन विनम्र भाषा अपनाई। महाराज, वो बोला, आज हमें पता चले कि आप क्या आदेश देते हैं। गधे ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों की मस्ती ने लोगों को सोचा दिया। मुल्ला ने फिर एक एक कर मजहबी, आर्थिक और सामाजिक फरमान जारी किए। उसने कहा कि अब से हर आदमी को अपने पड़ोसी की तकलीफ सुननी होगी, कि हर बेचलता व्यक्ति को एक कटोरा चावल मिलेगा और कि दरबार में हर वधु और पुरुष की राय समान होगी। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े, कुछ गंभीर हो गए। मुल्ला जानता था कि सच्ची ताकत आदेशों में नहीं है, बल्कि उस बात में है कि कौन आदेश क्यों सुनता है और किसके कहने पर सुनता है। इसलिए उसने कुछ ऐसे फरमान भी सुनाए जो बिल्कुल उल्टे और हास्यास्पद थे। उसने घोषणा की कि अब से हर रविवार को सारे लोग उल्टी लेटकर चलेगा, कि बाजार में सब्जियां उल्टी कीमत पर बिकेंगी और कि जो कोई ज्यादा बोलता है उसे 1 घंटा मौन रखना होगा। भीड़ पहली बार चौंकी, फिर टूटकर हंस पड़ी। हंसी ने जैसे किसी जाल की तरह काम किया और लोगों की तंग सोच पर वार किया। मुल्ला ने यह भी दिखाया कि शक्ति का आभास कितनी जल्दी लोगों के व्यवहार को बदलता है। कुछ दुकानदारों ने देखा कि एक गधे को राजा के रूप में पूजने पर लोग उसे दिखावा कर रहे हैं
और वे भी उसी दिखावे में भाग लेने लगे जिन्हें कल तक देखकर लोग सिर हिलाते थे। आज वे बड़े ऊंचे पद की रुतबे पर प्रस्तुतियां दे रहे थे। मुल्ला ने ये जानबूझकर किया ताकि लोग स्वयं देख सकें कि किस तरह रुतबा लोगों को दास बना देता है। दरबार का असली खेल तब शुरू हुआ जब मुल्ला ने गधे को आदेश मानने का नाटक करवाया। उसने बच्चों से कहा कि वे गधे की बातों में अर्थ खोजें। महाराज कहते हैं कि जो आदमी अपने खेत की जुताई सही समय पर नहीं करता, उसे पूरे गांव का अन्न देते जाते रहना चाहिए, मुल्ला ने कहा। भीड़ में एक सामाजिक प्रश्न उठ गया। कुछ लोग बोले कि ये तो असंभव है, पर वही लोग जिन्हें कल तक सत्ता ने अनदेखा किया था, आज वे मंच पर आकर अपनी बात रख रहे थे। कहानी का सबसे मार्मिक पल तब आया जब मुल्ला ने एक बूढ़े किसान की बात गधे के माध्यम से सुनाई। किसान ने कहा कि उसकी बेटियां पढ़ना चाहती है, पर घर के लोग रजामंदी नहीं देते। मुल्ला ने कहा, महाराज का आदेश है कि बेटियों को पढ़ाया जाए। भीड़ शांत हो गई। ये सहमति नहीं कि गधा बता रहा है, बल्कि कि एक अजीब सी हास्ययुक्त सच्चाई मन से टकरा रही थी। एक एक कर लोग किसानों के पास आते रहे, उनके दुख सुनते रहे और सोचने लगे कि सरकारें और व्यवस्था बदल भी सकती है। मुल्ला की चालाकी इस बात में थी कि वो लोगों के शर्मीलेपन और दबे स्वर के पीछे की आवाज निकाल लेता था। गधे की मौनता ने लोगों को वो मौका दिया जो अक्सर बड़ी भाषाओं और दलीलों से छिन जाता है। गधा बोल नहीं रहा था, पर वो एक प्रतीक था। वो प्रतीक था कि किस तरह शक्ति का मुखौटा किसी भी वस्तु को महान बना देता है। मुल्ला ने उसी प्रतीक को इस्तेमाल करके लोगों की परतें खोल दी। समाप्ति की तरफ आते आते मुल्ला ने घोषणा की कि नया राजा गधे का दिन खत्म हो चुका है। आज हमने देखा कि कोई भी दिखावा कर सकता है, पर असली बदलाव तब आता है जब लोग अपने अंदर की धुन सुने, उसने कहा। उसने गधे को बड़े सम्मान से वापस छोड़ा और कहा कि अब से जो भी फैसला लेना है वो गांव की बैठक में बैठकर लोग मिलकर करेंगे। किसी ने कहा कि ये सब तो बस एक नाटक था, पर नाटक से निकले सवाल वास्तविक हो गए थे। कुछ लोगों ने अपनी गलती मानी, कुछ ने नई जिम्मेदारी उठाई और कुछ ने बस हंसकर कह दिया कि आज से गधे ने ही हमें राज सिखाया। उस रात गांव में मेला जैसा वातावरण बन गया। लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक गधे को राजा बनाकर मुल्ला ने उनसे बड़ी ही सरल बातें सुनवाई। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं आपस में बातें कर रही थी और बूढ़े आदमी चुपचाप ये सोच रहे थे कि शायद बदलाव के लिए कोई बड़ा राजस्व या बड़ी फौज नहीं, बस ईमानदार बातचीत की जरूरत है। मुल्ला अपने गधे के पास बैठा चाय पी रहा था। गधे उसकी गर्दन पर सिर रखकर सुलझे हुए भाव में था, जैसे उसे भी समझ आ गया हो कि उसका छोटा सा अभिनय कितने लोगों के दिलों में हलचल पैदा कर गया। अगले दिन अकबर के चक्कर ने गांव को छू लिया। महल के चपेट में रहने वालों ने सुन रखा था कि अचानक किसी ने गधे को राजा बनाया है। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ ने इसे तानाशाही की कहा, पर जब खबर गांव के भीतर आई कि मुल्ला ने लोगों के बीच एक नई वार्तालाप शुरू कर दी है, तो कुछ बड़े अधिकारी गांव आए और मुल्ला को दरबार में बुलाया। मुल्ला ने विनम्रता से जवाब दिया कि वो केवल लोगों की आवाज बनकर आया था और गधे ने उसे अवसर दिया था। अकबर ने हंसी में कहा कि मुल्ला ने शहरी और ग्रामीण दोनों की आंखें खोल दी थी। उसने मुल्ला के हौसले की सराहना की और कहा कि कभी कभी मजाक सच्चाई का सबसे बड़ा बोध होता है। समय के साथ उस घटना की गूंज दूर दूर तक फैल गई। लोग बार बार उस दिन की बात करते और हंसते हुए कहते कि कैसे गधा राजा बनकर भी सच्चाई बोल गया। कुछ ने तो उस गधे की तस्वीरें खींचे और रख ली। कुछ ने मुल्ला को नई कहानियां सुनाने के लिए आमंत्रित किया, पर मुल्ला वही रहा, वही चालाक लेकिन दयालु इंसान जो हंसी से कटु सत्य बोल देता था। उसने अपनी शरारत से केवल एक खेल नहीं खेला था, वो लोगों को यह महसूस करा गया था कि किस तरह सत्ता का मुखौटा हमें अंधा कर देता है और किस तरह एक दिखावटी राजा के चलते वास्तविक आवाजें बाहर निकल आती है।
कहानी का अंत एक तरह की सादगी में होता है। कोई बड़ा समारोह नहीं, कोई भारी पुरस्कार नहीं। बस गांव के एक नुक्कड़ पर मुल्ला और उसका गधा बैठे हैं। लोग आते हैं, कुछ बच्चों से कहानियां सुनते हैं और कुछ बूढ़े आदमी मुस्कुराकर कहते हैं कि उस दिन से गांव में लोग अपने बीच बैठकर बातें करते हैं। मुल्ला गधे की पीठ पर हाथ फेरता है और कहता है, मेरे दोस्त, तू राजा बना और हमें सिखा गया कि असली राज किसमें है। गधा धीमे से खुरों को हिलाता है और मानो सहमति में अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये कहानी बताती है कि कैसे मजाक और प्रतीक के जरिए बड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। मुल्ला ने न केवल लोगों को हंसाया, बल्कि उनकी सोच का दरवाजा भी खोल दिया। गधा, जो कभी बोझ समझा जाता था, वही लोगों के लिए सत्ता का आईना बन गया। और अगर कभी कोई सोचता है कि राजा वही होते हैं जिनके पास कपट और तख्त होता है, तो इस गांव की कहानी उन्हें याद दिलाती है कि असली राज जीत की नहीं, सेवा की भाषा बोलते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुना ही होगा। दुनिया भर में मशहूर उसकी तरकीबें, उसकी हंसी और अजीब सोच। एक छोटा सा गांव, एक चतुर आदमी और महल के दरबार की दहकती गर्मी। ये कहानी उसी मुल्ला और सम्राट अकबर के बारे में है, जब मुल्ला ने एक ऐसा मजाक किया कि हंसी का बम फट गया और अकबर बेहोश हो गया। हाँ, सुनिए पूरी बात बिना किसी रोक-टोक के, जैसे कि कोई बुजुर्ग गांव में बैठा हुआ किसी को कविता सुना रहा हो। कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि शहर की लौ का असर गांव पर भी छाया हुआ था। मौसम भी कुछ ऐसा था जैसे तमाशा शुरू होने ही वाला हो। धूप तेज, हवा सूखी और लोगों का मूड हल्का सा चिड़चिड़ा। मुल्ला अक्सर बाजार में घूमता, लोगों से बात करता और अपने झोलिए में न जाने क्या क्या रखते। उस दिन मुल्ला का मन कुछ ताजा करने को कह रहा था। उसने सुना था कि अकबर का दरबार शहर में आने वाला है और पूरा नगर तैयारियों में लगा हुआ था। लोग कपड़े संवार रहे थे, मुगलिया धूम धड़ाका और भक्ति गीत सुनने को बेचैन थे। मगर मुल्ला को कुछ और सूझा। उसे लगा कि आज कुछ ऐसा करना चाहिए कि सबके होठों पर मुस्कान आ जाए और थोड़ा सा तो अफसोस करने के साथ साथ यादगार भी बन जाए। मुल्ला ने अपने पुराने झोलिए से एक पुरानी छोटी सी घंटी निकाली, एक रंगीन पगड़ी और कुछ घटिया से नकली पटाखे रखे थे। गांव वाले जानते थे कि मुल्ला की हर चीज में मजाक छिपा होता है, पर आज उसका तमाशा इतना बड़ा था कि लोग पहले समझ ही नहीं पाएंगे। उसने सोचा, अगर मैं सचमुच हंसी का एक ऐसा जाल बुनूं कि महल में भी गूंज उठे, तो क्या मजा होगा। और फिर मुहर पर वो मुस्कान आई जो कहती थी, जहां अक्सर गंभीरता हो, वहां हास्य की बौछार कर दो। दरबार जब पहुंचा तो सब कुछ शाही ढंग से था। रंग बिरंगे झंडे, घोड़े, ढोलकियां और बाजे। अकबर ने अपनी सीट ली। नौकर कमान कर रहे थे और मंत्री गंभीर चेहरों के साथ बातें कर रहे थे। मुल्ला ने देखा कि हर चेहरा गंभीरता से निपटा हुआ है, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, जैसे कि पूरे महल ने हास्य को भूल ही गया हो। मुल्ला को यह मंजर अच्छा नहीं लगा। उसने तय किया कि वह कुछ ऐसा करेगा जो सबको हंसी का झटका दे और अकबर तक पहुंचे। मुल्ला ने पहले अपने अभिनय का अभ्यास किया। उसने सोचा कि सादा हंसी से काम नहीं चलने वाला, कुछ तेज और चौंकाने वाला चाहिए। उसने बाजार से एक छोटा सा नकली बम खरीदा। असल बम नहीं, केवल एक पेटी जिसमें रंगीन कागज और हल्की सी धमक के समान चीजें रखी गई थी। पेटी को उसने चमकदार कागज से सजाया और ऊपर एक लाल पीला फीता बांधा। उसने उसे अपने झोले में छुपाया और एक नाटक की योजना बनाई, जैसे कि वो महल के रास्ते से गुजरते हुए अचानक गिर पड़े और पेटी फूटे, और फूटते ही जोरदार हंसी का असर होने लगे। हंसी का असर? हाँ, मुल्ला का मानना था कि एक सच्ची हंसी दूसरों के मनोवेगों को पकड़ लेती है और फैल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे आग एक सूखी जंगल में फैलती है। उसने सोचा कि अगर ये नाटक जोरदार और मासूमाना हुआ तो दरबार में बैठे लोग हंसी से खिलखिला उठेंगे, और वो हंसी शायद राजा अकबर को भी चौंका देगी।
दरबार के समक्ष पहुंचते हुए मुल्ला ने थोड़ी देर तक अपनी चालढाल में सुधार किया। उसने अपने कपड़ों पर कुछ धूल लगाया, नकली थकावट दिखाई और अचानक अपनी टोपी या पगड़ी मजबूत पकड़कर भरे दरबार के बीच में गिरा। लोग मुड़े, कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा, कुछ ने सिर हिला दिया और अकबर की आंखों में विदेशी जिज्ञासा चमकी। मुल्ला ने तब अपनी पलटवार की कला दिखाई। जैसे ही उसने अपने झोले की ओर हाथ बढ़ाया, उससे एक तेज सी आवाज निकली और पैरों के नीचे से कुछ चमकदार कागज उड़ते हुए बाहर निकले। लोग कुछ है, कुछ नहीं, देखते रहे। मुल्ला ने अचानक जोर से हंसने लगा, इतना जोरदार कि उसकी हंसी दरबार के सन्नाटे को चीरकर बाहर आ गई। हंसी की वेद क्या थी? उसकी हंसी में सच्चाई थी, मासूमियत थी और इतना आत्मविश्वास कि सुनने वाले उसे रोक नहीं पाए। अकबर, जो कि एक गंभीर और निष्पक्ष सम्राट था, पहले मुस्कुराए, फिर सीधा बैठते हुए बोले, मुल्ला, तुम्हारा ये क्या कर्तव्य है? दरबार में इस तरह का कौन सा कारण है? मुल्ला ने अकबर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी और उसने कहा, महाराज, ये कोई कर्तव्य नहीं, ये तो मेरे पास से निकल गया, हंसी का बम। अकबर के मुंह पर आश्चर्य की झिलमिल आ गई, पर उसने गंभीरता बनाए रखी और कहा, हंसी का बम? क्या अर्थ है इसका? मुल्ला ने पूरा नाटक अच्छे से करना चाहा। उसने अपने हाथों से पेटी खोली और रंगीन कागज फेंके, साथ ही कुछ हल्की सी आवाज निकली। कागज गिरते ही कुछ स्तब्धपन हुआ, फिर सारे दरबार में जैसे चहक उठी। कुछ लोग हंसे, सर घेरे, चौंक कर मुस्कुराए। अकबर की आंखों में आश्चर्य और लज्जा की परत एक साथ थी। उसने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। मुल्ला ने फूटकर हंसते हुए कहा, महाराज, हंसी का ये बम ऐसा है कि जो व्यक्ति इसे खा लेता है वो कुछ देर के लिए खुशियां बांटने लगता है। अकबर ने ठहाका मारकर कहा, मुल्ला, तुम अपनी बातों से बड़ा नटखट हो, पर आज दरबार में तुम्हारा व्यवहार गलत समय पर हुआ है। मगर मुल्ला का इरादा केवल शरारत नहीं था। वो जानता था कि हंसी एक ऐसी दवा है जो कठोरता की दीवारें तोड़ देती है। उसने सोचा कि अगर वो हंसी इतना तीव्र करे कि लोगों के मूड में एक अलग तरह की ताजगी आ जाए, तो दरबार के लोग भी अधिक खुलकर विचार कर पाएंगे। उसने देखा कि अकबर का चेहरा थोड़ी देर के लिए रंगीन हुआ, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई और वो धीरे धीरे चिकोटी से हंसी आने लगा। पर यह हंसी अचानक इतनी ज्यादा हो गई कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज गूंज उठी, दिल से निकलती हुई, और तभी एक कमाल की घटना हुई। अकबर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, उसकी सांसें धीमी हो गई और वो बेहोश होने लगा। दरबार में दहशत फैल गई। लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। अकबर की बेहोशी ने सबको चिंतित कर दिया। किसी ने शोर मचाया, किसी ने पानी मंगवाया, पर अकबर बेहोश पड़े रहे। मुल्ला के हाथ छूट गए, पर वो नहीं समझ पा रहा था कि घटना इतनी गंभीर हो जाएगी। उसने तुरंत नजदीक जाकर देखा। अकबर का चेहरा ठंडा था, उसकी सांसें कम थी। मुल्ला को डर लगने लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उसने अपनी जिंदगी में कई बार मजाक किया था, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजा की इतनी प्रतिष्ठा पर आंच आए। उसने तुरंत अपने आप को दोषी माना, पर फिर भी सोचने लगा कि क्या यह हंसी का असर इतना भयंकर था कि वो बेहोशी तक पहुंचा दे। महल के पास मौजूद चिकित्सक और अकबर के विश्वसनीय चिकित्सक दौड़े आए। उन्होंने तुरंत जांच की। बड़े मंत्री, स्त्री पुरुष और सैनिक चिंता में डूब गए। मुल्ला खुद भी कांप रहा था। कुछ लोग चिल्ला उठे कि मुल्ला ने जानबूझकर कोई जहर डाल दिया होगा। कोई कह रहा था कि यह कोई राजनीति का खेल है, पर मुल्ला ने बार बार कहा कि यह तो सिर्फ शरारत थी, कोई जहर नहीं। डॉक्टरों ने देखा कि अकबर का चेहरा लाल पीला होता जा रहा था, पर समय के साथ उसे होश आ गया। अक्सर लोगों को अचानक हंसी इतनी जोरदार आती है कि सांस अटक सी जाती है, और अगर कोई पहले से कमजोर स्वास्थ्य से जूझ रहा हो तो ये बड़ी परेशानी बन सकती है। अकबर की हालत ऐसी ही थी। हालांकि वो ताकतवर शासक था,
पर उसे भी मानवता की सीमाएं थी। हाथों हाथ डॉक्टरों ने अकबर को धीरे धीरे पानी पिलाया, पास लिट्टी बत्ती रखी और हर कोई शोकाकुल था। मुल्ला ने अपने सिर पर हाथ रखकर सोचा कि क्या मैं सचमुच गलती कर गया। पर तभी अकबर की आंख खुली। पहले एक झपकी सी, फिर जैसे कि उसने खरगोश की तरह सुस्ती निकाली और धीरे धीरे चेहरा मुस्कान लिए। उसने नजरें उठाई और देखा कि मुल्ला उसके सामने खड़ा है, आंखें नम और कांपते हुए हाथ। अकबर ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, मुल्ला, तुमने मुझे डरा दिया। मुल्ला ने शर्मिंदा होकर कहा, महाराज, मेरा केवल यह इरादा था कि सबका मूड हल्का हो जाए। अकबर ने उसकी तरफ देखा और फिर अनपेक्षित रूप से हंस पड़ा। हंसी इतनी धीमी और मीठी थी कि जो डर था वो मिट गया। अकबर ने दरबार में सबको पूछा कि कैसे हुआ। मुल्ला ने सबके सामने सच्चाई बताई कि यह केवल नकली बम था, जिसमें रंगीन कागज और हल्की सी आवाज होती है ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। उसने कहा कि उसने किसी तरह का जहर नहीं डाला। अकबर ने अपने चिकित्सकों से पूछा और उन्हें भी कहा कि सब ठीक है, पर इस घटना का असर अलग था। दरबार अब दो हिस्सों में बांट गया। एक जहां कुछ लोग मुल्ला पर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि शासक को छेड़ा नाजायज है, और दूसरी जगह जहां लोग समझ रहे थे कि हंसी को दबा नहीं जाना चाहिए। अकबर ने अपनी बात रखी और कहा, हंसी भी एक प्रकार का जादू है। ये लोगों की आत्माओं को चमका देती है और उनके बोझ हल्के कर देती है, पर इसे नियंत्रण में रखना चाहिए। उसने मुल्ला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारी शरारत ने हमें सिखाया कि हंसी कितनी ताकतवर हो सकती है, पर तुम्हें अपनी हिम्मत और भी समझदारी से मिलानी होगी। इसके बाद मुल्ला को दंड की बजाय एक नई जिम्मेदारी दी गई। अकबर ने उसे दरबार का हंसी परामर्शदाता बनाने की सोची। लोग पहले चौंके कि क्या कोई शासक इतना उदार हो सकता है, पर अकबर हमेशा अंदर से बड़ा और सहज था। उसने कहा कि हर किसी को कभी कभी एक पल की सच्ची हंसी चाहिए, पर उसे ऐसे समय पर नहीं फैलाना चाहिए जहां लोग गंभीर निर्णय ले रहे हों। मुल्ला ने ये जिम्मेदारी ली और उसने वादा किया कि वो अब ज्यादा सोचकर ही हंसी फैलाएगा। पर मुल्ला उस दिन सीख चुका था कि हंसी की ताकत कितनी गहरी हो सकती है, इतनी कि एक राजा को भी बेहोश कर दे या कम से कम उसे जोरदार हंसी में झकझोर दे। कहानी की सबसे मजेदार बात यह थी कि उसी दिन से महल में एक नया नियम बन गया। एक छोटा सा समय हर रोज हंसी का निर्धारित कर दिया गया। लोगों को एक निश्चित समय पर हंसी करने की अनुमति दी गई ताकि वे अपने दिल के बोझ उतार सकें। और मुल्ला, वो अक्सर महल के आंगन में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। कुछ मजाक कर देता और लोगों के चेहरे ऊपर उठा देता। अकबर भी कभी कभी आते और दोनों मिलकर जनता को खुश रखते। लोग मुस्कुराते और कहते कि मुल्ला का हंसी बम भले ही उस दिन भारी पड़ गया हो, पर उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने लोगों को याद दिलाया कि हंसी जरूरी है, पर उसकी ताकत समझदारी से इस्तेमाल होनी चाहिए। समाप्ति पर एक बात और कहनी है, हंसी जब अचानक फटती है तो वो बहुत कुछ बदल देती है। कभी कभी वो इतनी तीव्र होती है कि लोग संतुलन खो देते हैं, पर यही हंसी जीवन को रंगीन बनाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की ये शरारत भी कुछ ऐसी ही थी। एक पल के लिए सब डर गए, पर उसके बाद सबने देखा कि अगर हंसी समझदारी से बांटी जाए तो वो न सिर्फ दिल हल्का करती है, बल्कि शासक और शासित के बीच भी दूरी घटा देती है। अकबर ने भी समझा कि जीवन में थोड़ी नुस्खामजाक की जगह होना चाहिए, और मुल्ला ने भी जाना कि उसकी कला का इस्तेमाल सही समय पर करना चाहिए। और गांव ने उस दिन को कभी नहीं भुलाया। उन बच्चों के लिए जो बाद में बड़े हुए, ये कहानी मिलने जुलने पर सुनाया गया कि कैसे एक छोटे से झोलिए और एक नकली बम ने महल को हंसी से भर दिया, और कैसे एक राजा के होश उड़ गए, पर फिर भी सब ठीक हो गया। ये कहानी बताती है कि मजाक और हंसी की भावनाएं कितनी जटिल हो सकती है। वे केवल सुख देने वाली चीजें नहीं, वे सामाजिक धारणाओं, सर घेरे,
अकबर की आंखों में आश्चर्य और लज्जा की परत एक साथ थी। उसने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। मुल्ला ने फूटकर हंसते हुए कहा, महाराज, हंसी का ये बम ऐसा है कि जो व्यक्ति इसे खा लेता है वो कुछ देर के लिए खुशियां बांटने लगता है। अकबर ने ठहाका मारकर कहा, मुल्ला, तुम अपनी बातों से बड़ा नटखट हो, पर आज दरबार में तुम्हारा व्यवहार गलत समय पर हुआ है। मगर मुल्ला का इरादा केवल शरारत नहीं था। वो जानता था कि हंसी एक ऐसी दवा है जो कठोरता की दीवारें तोड़ देती है। उसने सोचा कि अगर वो हंसी इतना तीव्र करे कि लोगों के मूड में एक अलग तरह की ताजगी आ जाए, तो दरबार के लोग भी अधिक खुलकर विचार कर पाएंगे। उसने देखा कि अकबर का चेहरा थोड़ी देर के लिए रंगीन हुआ, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई और वो धीरे धीरे चिकोटी से हंसी आने लगा। पर यह हंसी अचानक इतनी ज्यादा हो गई कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज गूंज उठी, दिल से निकलती हुई, और तभी एक कमाल की घटना हुई। अकबर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, उसकी सांसें धीमी हो गई और वो बेहोश होने लगा। दरबार में दहशत फैल गई। लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। अकबर की बेहोशी ने सबको चिंतित कर दिया। किसी ने शोर मचाया, किसी ने पानी मंगवाया, पर अकबर बेहोश पड़े रहे। मुल्ला के हाथ छूट गए, पर वो नहीं समझ पा रहा था कि घटना इतनी गंभीर हो जाएगी। उसने तुरंत नजदीक जाकर देखा। अकबर का चेहरा ठंडा था, उसकी सांसें कम थी। मुल्ला को डर लगने लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उसने अपनी जिंदगी में कई बार मजाक किया था, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजा की इतनी प्रतिष्ठा पर आंच आए। उसने तुरंत अपने आप को दोषी माना, पर फिर भी सोचने लगा कि क्या यह हंसी का असर इतना भयंकर था कि वो बेहोशी तक पहुंचा दे। महल के पास मौजूद चिकित्सक और अकबर के विश्वसनीय चिकित्सक दौड़े आए। उन्होंने तुरंत जांच की। बड़े मंत्री, स्त्री पुरुष और सैनिक चिंता में डूब गए। मुल्ला खुद भी कांप रहा था। कुछ लोग चिल्ला उठे कि मुल्ला ने जानबूझकर कोई जहर डाल दिया होगा। कोई कह रहा था कि ये कोई राजनीति का खेल है, पर मुल्ला ने बार बार कहा कि ये तो सिर्फ शरारत थी, कोई जहर नहीं। डॉक्टरों ने देखा कि अकबर का चेहरा लाल पीला होता जा रहा था, पर समय के साथ उसे होश आ गया। अक्सर लोगों को अचानक हंसी इतनी जोरदार आती है कि सांस अटक सी जाती है, और अगर कोई पहले से कमजोर स्वास्थ्य से जूझ रहा हो तो ये बड़ी परेशानी बन सकती है। अकबर की हालत ऐसी ही थी। हालांकि वो ताकतवर शासक था, पर उसे भी मानवता की सीमाएं थी। हाथों हाथ डॉक्टरों ने अकबर को धीरे धीरे पानी पिलाया, पास लिट्टी बत्ती रखी, और हर कोई शोकाकुल था। मुल्ला ने अपने सिर पर हाथ रखकर सोचा कि क्या मैं सचमुच गलती कर गया। पर तभी अकबर की आंख खुली। पहले एक झपकी सी, फिर जैसे कि उसने खरगोश की तरह सुस्ती निकाली और धीरे धीरे चेहरा मुस्कान लिए। उसने नजरें उठाई और देखा कि मुल्ला उसके सामने खड़ा है, आंखें नम और कांपते हुए हाथ। अकबर ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, मुल्ला, तुमने मुझे डरा दिया। मुल्ला ने शर्मिंदा होकर कहा, महाराज, मेरा केवल ये इरादा था कि सबका मूड हल्का हो जाए। अकबर ने उसकी तरफ देखा और फिर अनपेक्षित रूप से हंस पड़ा। हंसी इतनी धीमी और मीठी थी कि जो डर था वो मिट गया। अकबर ने दरबार में सबको पूछा कि कैसे हुआ। मुल्ला ने सबके सामने सच्चाई बताई कि ये केवल नकली बम था, जिसमें रंगीन कागज और हल्की सी आवाज होती है ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। उसने कहा कि उसने किसी तरह का जहर नहीं डाला। अकबर ने अपने चिकित्सकों से पूछा और उन्हें भी कहा कि सब ठीक है, पर इस घटना का असर अलग था। दरबार अब दो हिस्सों में बांट गया। एक जहां कुछ लोग मुल्ला पर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि शासक को छेड़ा नाजायज है, और दूसरी जगह जहां लोग समझ रहे थे कि हंसी को दबा नहीं जाना चाहिए। अकबर ने अपनी बात रखी और कहा, हंसी भी एक प्रकार का जादू है। ये लोगों की आत्माओं को चमका देती है और उनके बोझ हल्के कर देती है, पर इसे नियंत्रण में रखना चाहिए। उसने मुल्ला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला,
तुम्हारी शरारत ने हमें सिखाया कि हंसी कितनी ताकतवर हो सकती है, पर तुम्हें अपनी हिम्मत और भी समझदारी से मिलानी होगी। इसके बाद मुल्ला को दंड की बजाय एक नई जिम्मेदारी दी गई। अकबर ने उसे दरबार का हंसी परामर्शदाता बनाने की सोची। लोग पहले चौंके कि क्या कोई शासक इतना उदार हो सकता है, पर अकबर हमेशा अंदर से बड़ा और सहज था। उसने कहा कि हर किसी को कभी कभी एक पल की सच्ची हंसी चाहिए, पर उसे ऐसे समय पर नहीं फैलाना चाहिए जहां लोग गंभीर निर्णय ले रहे हों। मुल्ला ने ये जिम्मेदारी ली और उसने वादा किया कि वो अब ज्यादा सोचकर ही हंसी फैलाएगा। पर मुल्ला उस दिन सीख चुका था कि हंसी की ताकत कितनी गहरी हो सकती है, इतनी कि एक राजा को भी बेहोश कर दे या कम से कम उसे जोरदार हंसी में झकझोर दे। कहानी की सबसे मजेदार बात यह थी कि उसी दिन से महल में एक नया नियम बन गया। एक छोटा सा समय हर रोज हंसी का निर्धारित कर दिया गया। लोगों को एक निश्चित समय पर हंसी करने की अनुमति दी गई ताकि वे अपने दिल के बोझ उतार सकें। और मुल्ला, वो अक्सर महल के आंगन में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। कुछ मजाक कर देता और लोगों के चेहरे ऊपर उठा देता। अकबर भी कभी कभी आते और दोनों मिलकर जनता को खुश रखते। लोग मुस्कुराते और कहते कि मुल्ला का हंसी बम भले ही उस दिन भारी पड़ गया हो, पर उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने लोगों को याद दिलाया कि हंसी जरूरी है, पर उसकी ताकत समझदारी से इस्तेमाल होनी चाहिए। समाप्ति पर एक बात और कहनी है, हंसी जब अचानक फटती है तो वो बहुत कुछ बदल देती है। कभी कभी वो इतनी तीव्र होती है कि लोग संतुलन खो देते हैं, पर यही हंसी जीवन को रंगीन बनाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की ये शरारत भी कुछ ऐसी ही थी। एक पल के लिए सब डर गए, पर उसके बाद सबने देखा कि अगर हंसी समझदारी से बांटी जाए तो वो न सिर्फ दिल हल्का करती है, बल्कि शासक और शासित के बीच भी दूरी घटा देती है। अकबर ने भी समझा कि जीवन में थोड़ी नुस्खामजाक की जगह होना चाहिए, और मुल्ला ने भी जाना कि उसकी कला का इस्तेमाल सही समय पर करना चाहिए। और गांव ने उस दिन को कभी नहीं भुलाया। उन बच्चों के लिए जो बाद में बड़े हुए, ये कहानी मिलने जुलने पर सुनाया गया कि कैसे एक छोटे से झोलिए और एक नकली बम ने महल को हंसी से भर दिया, और कैसे एक राजा के होश उड़ गए, पर फिर भी सब ठीक हो गया। ये कहानी बताती है कि मजाक और हंसी की भावनाएं कितनी जटिल हो सकती है। वे केवल सुख देने वाली चीजें नहीं, वे सामाजिक धारणाओं को हिला सकती है। मुल्ला ने अपना सबक सीखा और लोगों ने उसे माफ किया, क्योंकि उसका इरादा हल्का और मासूम था। और हंसी का बम, वो बम अब महल की एक याद बन गया, एक स्मृति जिसमें बताया जाता है कि कभी कभी हंसी इतनी शक्तिशाली होती है कि वो राजा को भी धराशायी कर दे, पर वही हंसी बाद में फिर सबको जोड़ भी दे। बाजार उस सुबह पहले से ही अनोखा था। हाथी के कुबड़ सा भीड़, लकड़ी की छतों से झरते उजाले के धब्बे और मसाले की तीखी खुशबू हर तरफ फैली थी। दुकानों के आगे रंग बिरंगी कंबल और ताजी सब्जियों के ढेर थे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और बड़ों की आवाजें चटक बातों में टकरा रही थी यही एक हल्की सी बेचैनी भी, जैसे हर कोई किसी न किसी कड़ी खबर का इंतजार कर रहा हो। उस बेचैनी में ही मुल्ला नसीरुद्दीन का कदम पड़ा, हल्के से ठहाके लिए, आंखों में जान और हाथ में एक पुराना जूट का थैला। वो बाजार के बीचों बीच खड़ा हुआ और जैसे ही लोगों की नजरें उस पर गई, उसने अपना हंसी सा चेहरा बना लिया। मुल्ला अकेला नहीं था जो बाजार में आता, पर उसकी परछाई किसी और की तरह हल्की नहीं थी। वो हर दिन कुछ नया लाता और लोगों की हंसी के बदले कुछ सीख ले जाता था। आज उसके मन में एक बड़ा सा ख्याल था। उसने सोचा कि लोग बहुत गंभीर हो गए हैं और बाजार में जो तामझाम है उसमें इंसानियत के छोटे छोटे किस्से कहीं गुम हो गए हैं। उसे लगा कि एक तेज सा झटका चाहिए जो सबको हंसी और सोच दोनों दे दे। वो जानता था कि वही तरीका सबसे असरदार होगा जिसमें लोग खुद ही भागीदार बने। मुल्ला ने थैले से एक अजीब चीज निकाली। वो कोई धनुष या तलवार नहीं था,
नहीं कोई जादुई वस्तु। वो एक छोटा सा मुआवजा जैसा दिखने वाला खिलौना था, जो फुसफुसाते ही आवाज निकालता और चिड़िया की तरह टर करता। साथ ही उसने कुछ रंगीन पटाखे और कुछ संदेशों से भरे कागज निकाले, पर असली चालाकी उसकी नजर में थी। उसने कुछ बाल छीन कर अपने गाल पर पेस्ट किया, अपने कपड़ों को कुछ ज्यादा ही पुराने बनाने का नौटंकी किया और धीरे धीरे बाजार में कदम बढ़ाया, जैसे कोई निराश मुसाफिर। लोगों ने उसे पहले हंसी में उड़ा दिया। कुछ महिलाओं ने अपनी बंटियां कस ली, कुछ दुकानदारों ने उसको गालियां दी, पर कई लोग उसकी ओर देखते रह गए। मुल्ला ने हर मुख पर एक एक कहानी डालनी शुरू कर दी। उसने एक बूढ़े लकड़हारे से कहा कि अगर वो आज अपनी पगड़ी बेच दे तो वो अमीर बन जाएगा। उसने एक मंझले व्यापारी से कहा कि उसकी तराजू का एक चेहरा उल्टा हो गया है और सच्चाई केवल तभी खरीदी जा सकती है जब लोग झूठ में खुश होंगे। सबसे मजेदार वो पल तब आया जब वो एक फकीर के पास गया और बड़े प्रेम से कहा, भाई, अगर तुम अपनी जबकली मेरे लिए गिन लो तो मैं तुम्हें सुनहरी कहानियां सुनाऊंगा। फकीर पहले चौंका, फिर मुस्कराया और दोनों मिलकर गिनती में गड़बड़ी कर बैठे। लेकिन मुल्ला ने सिर्फ लोगों को चिढ़ाने का इरादा नहीं रखा था। उसने कुछ छोटे छोटे नोट भी बांटे जिन पर अजीब सुझाव लिखे थे। उनमें से कुछ पर लिखा था, आज अगर आप किसी अजनबी को पानी दें तो वो आपकी रात बदलेगा। किसी पर लिखा था, एक मुस्कान मुफ्त है, इसे बचाकर रखे नहीं। ये नोट देखकर लोग पहले हंसे, फिर जरूरत के मुताबिक अपनाने लगे। नोटों की अच्छाई बस एक झटके की तरह काम कर गई। अचानक बाजार में छोटे छोटे उपहारों का दौर शुरू हुआ। जिसने तली बनाई उसकी खुशी बांटने की मुद्रा में बदल गई। मुल्ला ने ये सब कुछ बड़े ही मास्टरफुल अंदाज में किया। वो अचानक एक दुकानदार के सामने से गिर पड़ा। थैले में रखे पटाखे उछल पड़े और रंगीन कागज हवा में उड़ने लगे। कागजों पर लिखी बातें हवा में उड़ते ही लोगों के हाथों में आ गई। एक बच्चे ने कागज को उठाया और उसने पढ़ा, आज किसी के जूतों की टिका बदल दो। एक और कागज कह रहा था, किसी खोई हुई बात को फिर से याद करा दो। जैसे ही लोग उन पर अमल करने लगे, बाजार में छोटी छोटी कहानियां बनती रही। किसी ने दुकान वाले का पुराना मजाक छेड़ दिया, किसी ने किसी की बुरी खबर पर पैर बांधने की जगह साथ दिया, पर हर हंसी के बीच एक तेज सी हल्की सी खींच भी थी। कुछ लोगों को नहीं भाया कि कोई उनके व्यापार में हस्तक्षेप कर रहा है। एक चिंतित ग्राहक ने गिर पड़े मुल्ले को उठाते हुए कहा कि ये शरारत बहुत आगे चली जा रही है। दुकान के मालिकों की गिनती बढ़ने लगी और इसी बीच एक बड़ा सा शोर हुआ। बाजार का पुराना मेहमान, एक सख्त मुखिया, आया और उसने मुल्ला को गुस्से में घेर लिया। उसने कहा कि ये सब बेवकूफी बंद करो, हमारी कमाई मजाक नहीं है। मुल्ला ने आंखें झपकाई और मासूमियत से कहा, भाई, मैं केवल कुछ हवा बांट रहा था। पर लोग भड़क चुके थे। यहां से कहानी और भी जल्दी बड़ी हुई। कुछ जवानों ने मिलकर यह तय किया कि मुल्ला को पकड़कर सजा दी जाए ताकि बाकी लोगों को सबक मिले। मुल्ला ने देखा कि माहौल भारी हो रहा है। उसका नाटक अगर इतना ही हंसाने वाला होता तो वो भी सहर्ष ठहाका मारकर उपस्थित लोगों के बीच से हट जाता। पर इस बार चीजें वैसी नहीं रही। उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसकी मंशा को गलत समझ रहे हैं। उसने एक हल्का सा कदम पीछे किया, पर एक छोटे से गुट ने उससे हाथ पकड़ लिया और उसे बाजार के बीच खींच लिया। तभी बीच में से एक बूढ़ी महिला आई। उसके चेहरे पर वर्षों का अनुभव लिखा था और उसकी आंखें ऐसी तेज थी कि किसी की भी नीयत पर झांक लेती। उसने शोर मचाने वालों की तरफ देखा और फिर मुल्ला की तरफ। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी एक चादर खोली। चादर के नीचे उसने सबसे पहली बार लिखा एक चिट्ठी रखी, जिसमें उसने अपने जीवन का एक छोटा सा सत्य लिखा था। वो सत्य था कि सारे शहर में सबसे बड़ा धन दूसरों के लिए थोड़ा समय देने में छिपा है। उसकी आवाज धीमी थी पर जोरदार। उसने कहा, हंसी और दया दोनों साथ चलती है। अगर तुम किसी पर गुस्सा करते हो
तो पहले अपनी आवाज सुनो कि उसने क्या कहा था। ये बात सुनकर कुछ लोगों के चेहरों पर नरमाई आई। मुल्ला ने उसी मौके पर अपनी पूरी दलील रखी। उसने कहा कि उसका मकसद चौंकाना था, लोगों को रोजमर्रा की कठोरताओं से बाहर निकालना था, ताकि वे देख सके कि एक छोटा सा उपकार किस तरह बड़ा फर्क डाल सकता है। उसने कहा कि वो कोई चोर नहीं है, वो केवल एक अजनबी कलाकार है जो हंसी और शरारत से को हिला सकती है। मुल्ला ने अपना सबक सीखा और लोगों ने उसे माफ किया, क्योंकि उसका इरादा हल्का और मासूम था। और हंसी का बम, वो बम अब महल की एक याद बन गया, एक स्मृति जिसमें बताया जाता है कि कभी कभी हंसी इतनी शक्तिशाली होती है कि वो राजा को भी धराशायी कर दे, पर वही हंसी बाद में फिर सबको जोड़ भी दे। बाजार उस सुबह पहले से ही अनोखा था। हाथी के कुबड़ सा भीड़, लकड़ी की छतों से झरते उजाले के धब्बे और मसाले की तीखी खुशबू हर तरफ फैली थी। दुकानों के आगे रंग बिरंगी कंबल और ताजी सब्जियों के ढेर थे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और बड़ों की आवाजें चटक बातों में टकरा रही थी यही एक हल्की सी बेचैनी भी, जैसे हर कोई किसी न किसी कड़ी खबर का इंतजार कर रहा हो। उस बेचैनी में ही मुल्ला नसीरुद्दीन का कदम पड़ा, हल्के से ठा के लिए, आंखों में जान और हाथ में एक पुराना जूट का थैला। वो बाजार के बीचों बीच खड़ा हुआ और जैसे ही लोगों की नजरें उस पर गई, उसने अपना हंसी सा चेहरा बना लिया। मुल्ला अकेला नहीं था जो बाजार में आता, पर उसकी परछाई किसी और की तरह हल्की नहीं थी। वो हर दिन कुछ नया लाता और लोगों की हंसी के बदले कुछ सीख ले जाता था। आज उसके मन में एक बड़ा सा ख्याल था। उसने सोचा कि लोग बहुत गंभीर हो गए हैं और बाजार में जो तामझाम है उसमें इंसानियत के छोटे छोटे किस्से कहीं गुम हो गए हैं। उसे लगा कि एक तेज सा झटका चाहिए जो सबको हंसी और सोच दोनों दे दे। वो जानता था कि वही तरीका सबसे असरदार होगा जिसमें लोग खुद ही भागीदार बने। मुल्ला ने थैले से एक अजीब चीज निकाली। वो कोई धनुष या तलवार नहीं था, नहीं कोई जादुई वस्तु। वो एक छोटा सा मुआवजा जैसा दिखने वाला खिलौना था, जो फुसफुसाते ही आवाज निकालता और चिड़िया की तरह टर करता। साथ ही उसने कुछ रंगीन पटाखे और कुछ संदेशों से भरे कागज निकाले, पर असली चालाकी उसकी नजर में थी। उसने कुछ बाल छीन कर अपने गाल पर पेस्ट किया, अपने कपड़ों को कुछ ज्यादा ही पुराने बनाने का नौटंकी किया और धीरे धीरे बाजार में कदम बढ़ाया जैसे कोई निराश मुसाफिर। लोगों ने उसे पहले हंसी में उड़ा दिया। कुछ महिलाओं ने अपनी बंटियां कस ली, कुछ दुकानदारों ने उसको गालियां दी, पर कई लोग उसकी ओर देखते रह गए। मुल्ला ने हर मुख पर एक एक कहानी डालनी शुरू कर दी। उसने एक बूढ़े लकड़हारे से कहा कि अगर वो आज अपनी पगड़ी बेच दे तो वो अमीर बन जाएगा। उसने एक मंझले व्यापारी से कहा कि उसकी तराजू का एक चेहरा उल्टा हो गया है और सच्चाई केवल तभी खरीदी जा सकती है जब लोग झूठ में खुश होंगे। सबसे मजेदार वो पल तब आया जब वो एक फकीर के पास गया और बड़े प्रेम से कहा, भाई, अगर तुम अपनी जबकली मेरे लिए गिन लो तो मैं तुम्हें सुनहरी कहानियां सुनाऊंगा। फकीर पहले चौंका, फिर मुस्कराया और दोनों मिलकर गिनती में गड़बड़ी कर बैठे। लेकिन मुल्ला ने सिर्फ लोगों को चिढ़ाने का इरादा नहीं रखा था। उसने कुछ छोटे छोटे नोट भी बांटे जिन पर अजीब सुझाव लिखे थे। उनमें से कुछ पर लिखा था, आज अगर आप किसी अजनबी को पानी दें तो वो आपकी रात बदलेगा। किसी पर लिखा था, एक मुस्कान मुफ्त है, इसे बचाकर रखे नहीं। ये नोट देखकर लोग पहले हंसे, फिर जरूरत के मुताबिक अपनाने लगे। नोटों की अच्छाई बस एक झटके की तरह काम कर गई। अचानक बाजार में छोटे छोटे उपहारों का दौर शुरू हुआ। जिसने तली बनाई उसकी खुशी बांटने की मुद्रा में बदल गई। मुल्ला ने ये सब कुछ बड़े ही मास्टरफुल अंदाज में किया। वो अचानक एक दुकानदार के सामने से गिर पड़ा, थैले में रखे पटाखे उछल पड़े और रंगीन कागज हवा में उड़ने लगे। कागजों पर लिखी बातें हवा में उड़ते ही लोगों के हाथों में आ गई।
एक बच्चे ने कागज को उठाया और उसने पढ़ा, आज किसी के जूतों की टिका बदल दो। एक और कागज कह रहा था, किसी खोई हुई बात को फिर से याद करा दो। जैसे ही लोग उन पर अमल करने लगे, बाजार में छोटी छोटी कहानियां बनती रही। किसी ने दुकान वाले का पुराना मजाक छेड़ दिया, किसी ने किसी की बुरी खबर पर पैर बांधने की जगह साथ दिया, पर हर हंसी के बीच एक तेज सी हल्की सी खींच भी थी। कुछ लोगों को नहीं भाया कि कोई उनके व्यापार में हस्तक्षेप कर रहा है। एक चिंतित ग्राहक ने गिर पड़े मुल्ले को उठाते हुए कहा कि ये शरारत बहुत आगे चली जा रही है। दुकान के मालिकों की गिनती बढ़ने लगी और इसी बीच एक बड़ा सा शोर हुआ। बाजार का पुराना मेहमान, एक सख्त मुखिया, आया और उसने मुल्ला को गुस्से में घेर लिया। उसने कहा कि ये सब बेवकूफी बंद करो, हमारी कमाई मजाक नहीं है। मुल्ला ने आंखें झपकाई और मासूमियत से कहा, भाई, मैं केवल कुछ हवा बांट रहा था। पर लोग भड़क चुके थे। यहां से कहानी और भी जल्दी बड़ी हुई। कुछ जवानों ने मिलकर यह तय किया कि मुल्ला को पकड़कर सजा दी जाए ताकि बाकी लोगों को सबक मिले। मुल्ला ने देखा कि माहौल भारी हो रहा है। उसका नाटक अगर इतना ही हंसाने वाला होता तो वो भी सहर्ष ठहाका मारकर उपस्थित लोगों के बीच से हट जाता। पर इस बार चीजें वैसी नहीं रही। उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसकी मंशा को गलत समझ रहे हैं। उसने एक हल्का सा कदम पीछे किया, पर एक छोटे से गुट ने उससे हाथ पकड़ लिया और उसे बाजार के बीच खींच लिया। तभी बीच में से एक बूढ़ी महिला आई। उसके चेहरे पर वर्षों का अनुभव लिखा था और उसकी आंखें ऐसी तेज थी कि किसी की भी नीयत पर झांक लेती। उसने शोर मचाने वालों की तरफ देखा और फिर मुल्ला की तरफ। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी एक चादर खोली। चादर के नीचे उसने सबसे पहली बार लिखा एक चिट्ठी रखी, जिसमें उसने अपने जीवन का एक छोटा सा सत्य लिखा था। वो सत्य था कि सारे शहर में सबसे बड़ा धन दूसरों के लिए थोड़ा समय देने में छिपा है। उसकी आवाज धीमी थी पर जोरदार। उसने कहा, हंसी और दया दोनों साथ चलती है। अगर तुम किसी पर गुस्सा करते हो तो पहले अपनी आवाज सुनो कि उसने क्या कहा था। ये बात सुनकर कुछ लोगों के चेहरों पर नरमाई आई। मुल्ला ने उसी मौके पर अपनी पूरी दलील रखी। उसने कहा कि उसका मकसद चौंकाना था, लोगों को रोजमर्रा की कठोरताओं से बाहर निकालना था, ताकि वे देख सके कि एक छोटा सा उपकार किस तरह बड़ा फर्क डाल सकता है। उसने कहा कि वो कोई चोर नहीं है, वो केवल एक अजनबी कलाकार है जो हंसी और शरारत से समाज की सख्त दीवारों में दरार डालता है। उसकी बातें सुनकर भी कुछ लोगों का गुस्सा नहीं ठंडा हुआ, पर बाजार की हवा बदल चुकी थी। छोटे छोटे कामों के कारण जो भी हुआ, वही अब लोगों के विचार बदलने लगा। तभी वही छठी कहानियां बनने लगी जो बाजार की असली आत्मा थी। एक युवा जो दुकानदार की आवाज सुनकर आज्ञा से काम करता था, उसने अचानक अपनी दुकान पर खड़े एक बूढ़े ग्राहक के जूते पॉलिश किए। एक औरत ने बिना पूछे थाली को बांट दिया। किसी ने किसी की चोरी की खबर पर आंख बंद कर दी, पर किसी ने उस पर प्यार दिखाया। मुल्ला ने उस सब में सुनहरा पल देखा और धीरे धीरे उसको छोड़ दिया। वो जानता था कि कभी कभी कोई हल्का सा झटका ही काफी होता है कि लोग अपने भीतर देखने लगे। शाम ढलते ढलते बाजार पहले जैसा नहीं रहा था। वहां पर जो कुछ भी हुआ वो केवल शोर नहीं था, वो छोटे छोटे परिवर्तन थे जो धीरे धीरे बहुत बड़े बनते रहे। मुल्ला ने देखा कि कुछ दुकानदार अब अपनी मुंह पर हल्की सी मुस्कान रखकर घर जा रहे थे। वो समझ गया कि उसकी शरारत ने, जिसे कुछ लोग खतरा समझ चुके थे, अंत में उन्हीं लोगों के दिल में ठीक रहने की जगह बना ली थी। बाजार के बीचों बीच जहां उसने गिरकर हंसी फैलाई थी, अब लोग जमा हुए और कुछ ने उससे माफी मांगी तो कुछ ने उसकी तारीफ की। बहस अब भी थी, पर वो तेज गुदगुदी वाली थी, किसी प्रकार की मिठास लिए हुई। मुल्ला ने सबको धन्यवाद कहा, जैसे कोई सच्चा कलाकार करता है। उसने फिर थैला उठाया और खोते हुए बाजार की गलियों में खो गया। लोग उसे देखते रहे और सोचते रहे कि एक हल्की सी शरारत ने
कैसे उनके दिन बदल दिए। कहानी ये नहीं कहती कि सब कुछ तुरंत बदल गया। बाजार के कुछ हिस्सों में अभी भी वही पुरानी परेशानियां थी, किंतु जो दिन मुल्ला वहां आया उसने सबको ये याद दिलाया कि जिंदगी कभी कभी सिर्फ उसी वक्त भर की हंसी चाहती है, और जब हंसी के साथ दया और समझदारी जुड़ जाए तो वो बाजार में शांति की तरह फैलती है। मुल्ला ने अपनी शरारत से लोगों की आंखें खोल दी, पर उन्होंने खुद ही फैसला किया कि क्या वो खुलना चाहते हैं या नहीं। समाप्ति में उस बाजार की गली में आज भी कुछ बूढ़े लोग बैठकर बच्चों को वही कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि कैसे एक मुस्कान से किसी का दिन बन सकता है, और कैसे कभी कभी हंगामा और हंसी के बीच फर्क सिर्फ एक अंतराल जितना होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की शरारत रही, पर बाजार ने उसे अपनी तरह ही जिया। उस दिन का सारा शोर अब एक मीठी याद बनकर लोगों के दिल में बसता है, और बाजार भी अपनी रोजमर्रा की आवाजों के साथ अब थोड़ी कम कठोर और थोड़ी ज्यादा मानवीय हो गया है। सुबह का वक्त था। गांव के आसमान पर सूरज अपनी हल्की किरणें फैला रहा था। खेतों में ओस की नमी थी और पक्षियों की चहचहाट हवा में तैर रही थी। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास मुल्ला नसरुद्दीन अपने पुराने गधे के साथ खड़ा था। वही गधा जो उसकी बातों का सबसे पुराना साथी था। मुल्ला के चेहरे पर उस दिन एक अजीब सी सोच थी, जैसे कुछ बड़ा उसके दिमाग में पक रहा हो। उसने अपने गधे की आंखों में देखा और धीमी हंसी के साथ कहा, अरे मेरे दोस्त, आज तुझसे एक सवाल पूछूं? गधा उसकी ओर देखने लगा, जैसे सच में कुछ समझता हो। मुल्ला बोला, तू इतना शांत कैसे रहता है? दुनिया सिर पर उठाए फिरती है, लोग एक दूसरे से जलते हैं, झगड़ते हैं, और तू है कि बस घास खाकर मुस्कुराता रहता है। गधे ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों की मासूमियत ने मुल्ला को सोच में डाल दिया। उसने अपने गधे की पीठ थपथपाई और कहा, कभी कभी लगता है तू मुझसे ज्यादा समझदार है। ये कहकर वो हंसा, मगर ये हंसी सिर्फ मजाक की नहीं थी, उसमें कहीं न कहीं सच्ची हैरानी थी। गांव वाले जो वहां से गुजर रहे थे वे रुक गए। किसी ने कहा, लो, आज फिर मुल्ला पागलपन पर उतर आया। किसी ने हंसते हुए कहा, अब ये अपने गधे से सवाल पूछेगा। मुल्ला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मिट्टी पर बैठकर गधे की आंखों में गहराई से देखा और फिर बोला, आज से तू मेरा शिक्षक है। तू ही बता कि सच्ची शांति किसमें है, दौलत में, इज्जत में, या तेरे इस सादे जीवन में? लोगों ने और जोर से हंसना शुरू कर दिया, लेकिन मुल्ला की आंखों में शरारत नहीं, सोच थी। उसने पास खड़े अपने पुराने लोटे से पानी पिया और फिर बोला, तुम लोग हंसो, मगर मैं आज इस गधे से सीख लूंगा। ये कुछ ऐसा जानता है जो हम सब भूल चुके हैं। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने ताना मारा, अब ये गधा दरबार में जाएगा क्या? और किसी ने कहा, मुल्ला की बुद्धि अब पूरी तरह उड़ गई है। पर मुल्ला ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने अपने गधे की लगाम ढीली छोड़ी और बोला, चलो, आज का दिन तेरे साथ ही बिताऊंगा। वो गधे के साथ पूरे गांव में घूमता रहा। कभी वो उसे खेतों में ले गया, कभी तालाब के पास बैठा। उसने हर बार देखा कि गधा बस अपने काम में मग्न रहता है। वो न किसी की बुराई सुनता है, न किसी की तारीफ में फंसता है। बस खाता है, चलता है, और जब रुकता है तो थक कर शांति से बैठ जाता है। मुल्ला ने सोचा, अगर इंसान भी इतना ही सरल हो जाए तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। इसी सोच में वो पूरे दिन गधे के साथ घूमता रहा। दोपहर की गर्मी बढ़ने लगी। मुल्ला और उसका गधा दोनों एक पेड़ की छाव में बैठे। मुल्ला ने रोटी निकाली और गधे के सामने घास रखी। खाते हुए उसने फिर पूछा, अरे भाई, तू कभी शिकायत नहीं करता? न राजा की, न रोटी की, न थकान की। क्या तेरे मन में कोई इच्छा नहीं? उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं, इसको कुछ नहीं चाहिए। और हम इंसान हैं कि एक चीज मिलते ही दूसरी की चाहत शुरू कर देते हैं। उसने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा,
सच में तू बहुत बड़ा गुरु निकला। इतना कहते ही एक राहगीर वहां पहुंचा। उसने देखा कि मुल्ला अपने गधे से बातें कर रहा है। वो ठहाका मारकर बोला, मुल्ला, तू पागल हो गया है क्या? अब जानवर से ज्ञान लेगा? मुल्ला ने शांति से कहा, अगर इंसान से नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं? कभी कभी जो इंसान नहीं समझा सकता वो प्रकृति सिखा देती है। राहगीर हंसता हुआ चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर सोच की झलक छोड़ गया। मुल्ला ने फिर गधे से कहा, देखा, यही फर्क है। मैं तुझसे सीखना चाहता हूं और वो मुझ पर हंसता है। शाम होते होते मुल्ला अपने गधे को लेकर बाजार की ओर गया। वहां भीड़ थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। मुल्ला ने बीच सड़क पर खड़े होकर कहा, लोगों, आज मैंने जाना है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है। भीड़ ने उत्सुक होकर पूछा, क्या? मुल्ला ने कहा, हम हमेशा बोलते रहते हैं, सुनते नहीं। मैं पूरे दिन इस गधे से बात करता रहा, लेकिन इसने कभी बीच में नहीं टोका। और मैं हर बात पर दूसरों की बात काट देता हूं। क्या यह समझदारी है? लोग हंसे, मगर इस बार उनकी हंसी में भी कुछ सोच थी। एक दुकानदार ने कहा, मुल्ला, अगर तू इतना बड़ा फकीर है तो गधे को बोलवा क्यों नहीं देता? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, ये बोलता नहीं, इसलिए बुद्धिमान है। अगर बोलता तो शायद हम सबकी तरह झूठ बोलता। ये सुनकर लोग ठठाकर हंस पड़े। किसी ने कहा, वाह मुल्ला, आज तो तूने खुद ही गधे से बड़ा जवाब दे दिया। मुल्ला ने कहा, नहीं, जवाब मैंने नहीं दिया, इसने दिला दिया। उसने गधे की गर्दन पर हाथ फेरा और कहा, कभी कभी जवाबों के नहीं, चुप रहने की जरूरत होती है। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई। लोग मुल्ला की बात सुनने लगे। किसी ने पूछा, तो क्या तू कह रहा है कि गधा इंसान से बेहतर है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बेहतर नहीं, पर सच्चा जरूर है। इंसान छल करता है, चाल चलता है और अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देता है, पर ये तो वही करता है जो उसकी फितरत है, ईमानदारी से। कुछ लोग सिर हिलाने लगे, कुछ को हंसी आई, लेकिन किसी के भीतर एक हल्की सी सोच जरूर जागी। रात ढलने लगी। मुल्ला और उसका गधा फिर अपने घर की ओर लौटे। रास्ते में चांद निकल आया था। मुल्ला ने ऊपर देखा और बोला, चांद भी तेरी तरह शांत है, किसी से जलता नहीं, बस रोशनी बांटता है। उसने गधे की लगाम ढीली छोड़ी और खुद सोच में डूब गया। उसकी यादों में दरबार के पल घूम रहे थे, जहां लोग घमंड और सत्ता के नशे में झगड़ते थे। वहां भी उसने कई बार मजाक में सच कहा था, मगर कोई सुनता नहीं था। आज उसे एहसास हुआ कि शायद सच्चाई हंसी में नहीं, खामोशी में छिपी है। घर पहुंचकर उसने गधे को पानी पिलाया, उसकी पीठ सहलाई और बोला, आज तूने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं सोचता था कि तू बस एक जानवर है, लेकिन तू तो मुझसे ज्यादा इंसान निकला। गधा चुपचाप घास खाने लगा। मुल्ला वही बैठ गया और आग जलाई। धीरे धीरे हवा में जलती लकड़ी की खुशबू फैल गई। उस रात मुल्ला ने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई चुटकुला नहीं सुनाया। वो बस चुप रहा और अपने गधे को देखता रहा, जैसे हर सांस में कोई नया अर्थ मिल रहा हो। सुबह होते ही पड़ोसी आया और बोला, मुल्ला, सुना है तूने गधे से कोई ज्ञान लिया है? मुल्ला ने हंसकर कहा, हां। उसने बताया कि असली अक्ल अपने भीतर की शांति में है। पड़ोसी ने मजाक में पूछा, और उसने बोलकर बताया? मुल्ला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, चुप रहकर बताया। उस जवाब ने पड़ोसी को भी सोच में डाल दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि मुल्ला ने गधे से सवाल पूछा और ज्ञान पा लिया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे संत कह दिया, लेकिन मुल्ला को किसी की परवाह नहीं थी। वो अब रोज अपने गधे के साथ बैठता, उससे बातें करता और हर दिन कुछ नया सीखता। कभी सब्र, कभी सादगी, कभी मौन। लोग अब उसे पागल नहीं, समझदार कहने लगे। एक दिन अकबर के दरबार से संदेश आया कि मुल्ला को बुलाया गया है। दरबार में पहुंचकर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है मुल्ला, अब तू गधे से ज्ञान लेता है?
मुल्ला ने झुककर कहा, जी महाराज, कभी कभी गधे से ज्यादा समझदार कोई नहीं होता। अकबर ने हंसकर कहा, तो बताओ, उसने क्या सिखाया? मुल्ला ने सीधा जवाब दिया, उसने सिखाया कि जो मौन है वही गहरा है, जो शोर मचाता है वो खाली होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, सच कहा तुमने। हम सब दिन रात बोलते हैं पर सुनना भूल जाते हैं। उस दिन के बाद से अकबर ने दरबार में एक नया नियम बनाया। हर सुबह 5 मिनट का मौन रखा जाएगा ताकि हर मंत्री पहले खुद से बात कर सके। और जब ये नियम बना तो मुल्ला मुस्कुराया और बोला, गधा तो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने राजाओं को भी सिखा दिया। गांव लौटते समय वो अपने गधे से बोला, देखा मेरे दोस्त, आज तेरे ज्ञान ने दरबार को भी बदल दिया। गधा धीरे से ढेंचू बोला। मुल्ला ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, हां, अब तू भी जवाब देने लगा। उस दिन से मुल्ला के घर के बाहर एक पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, जिसे दुनिया गधा समझती है वही सिखा देता है कि समझदारी बोलने में नहीं, सुनने में है। और ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक बन गई जो दूसरों को नीचा समझता है। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका गधा फिर भी वैसे ही रहे, सादगी में, मुस्कान में और उस खामोशी में जो दुनिया के हर सवाल का जवाब